नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो के अंदर। यहां पर मैं आपसे बात करने वाला हूं कक्षा 12 रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक पर। ऐसे टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जब हम रसायन विज्ञान की बात करते हैं तो हमें कुल 10 चैप्टर नज़र आते हैं और आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर 56 नंबर का होगा, जिसमें पहला चैप्टर है विलयन, जो 6 नंबर का है। इस चैप्टर से 6 नंबर के प्रश्न बनते हैं। आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो पहला टॉपिक है मौलरता। मौलरता का क्या करना है? मौलरता की परिभाषा याद रखनी है और मौलरता पर आने वाले आंकिक प्रश्न हल करना है। जैसे कि आपसे पूछ लिया मौलरता किसे कहते हैं, मौलरता को परिभाषित कीजिए, या आपको आंकिक प्रश्न दे दिया 20 ग्राम NaOH के 250 मिलीलीटर विलयन की मौलरता ज्ञात कीजिए। अगला टॉपिक है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम समझाइए। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग लिखिए। इस तरह के प्रश्न इस टॉपिक से आते हैं। इसी तरह एक और नियम है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम समझाइए। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है और अक्सर बोर्ड एग्जाम में ये नियम पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक जो है आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। तो दोनों में क्या अंतर है, वो अंतर आपको याद रखना है। स्थिरक्वाती मिश्रण किसे कहते हैं? स्थिरक्वाती मिश्रण कितने प्रकार का होता है, उनके उदाहरण लिखिए। इस तरह का क्वेश्चन स्थिरक्वाती मिश्रण पर बनता है। अगला टॉपिक है अणु संघ के गुणधर्म। आपने 4 प्रकार के अणु संघ के गुणधर्मों का अध्ययन किया होगा, जिनमें पहला है वाष्प दाब में अवनमन, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है हिमांक में अवनमन और चौथा परासरण दाब है। ये चारों ही अणु संघ के गुणधर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन पर छोटे प्रश्न बनते हैं, जिसे बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि परासरण दाब किसे कहते हैं, अति परासरी, सम परासरी, अल्प परासरी विलयन किसे कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन किसे कहते हैं, इसका कारण क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 2 को देखते हैं, जिसका नाम है वैद्युत रसायन। इसमें से आने वाले सदाबहार और महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने हैं, जिनमें पहला टॉपिक है सेल विभव और विभवांतर में अंतर। तो दोनों में अंतर आपको अच्छे से याद रखना है। नैन्स समीकरण लिखिए। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नैन्स समीकरण लिखिए, तो नैन्स समीकरण लिखना आपको आना चाहिए। इसके अलावा परिभाषाएं आपको याद रखनी है, जैसे विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं, मौलर चालकता किसे कहते हैं, और यहाँ भी एक नियम है कोलराउश का नियम। ये नियम भी अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आपको इसे अच्छे से याद रखना है। यह चैप्टर भी 6 नंबर का है और इस चैप्टर में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सेल। इसमें अलग अलग प्रकार के सेल दिए गए हैं। आपको याद रखना है सीसा संचयक सेल की संरचना और इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। ईंधन सेल किसे कहते हैं? ईंधन सेल की संरचना, उसका नामांकित चित्र और वर्णन आपको याद होना चाहिए। इन पर बड़ा प्रश्न बन सकता है। तो अब हम चलते हैं अगले चैप्टर पर, रासायनिक बल गतिकी। और इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कोटि। आपके सिलेबस में शून्य कोटि अभिक्रिया है और प्रथम कोटि अभिक्रिया है, और इन दोनों अभिक्रियाओं को अच्छे से याद रखना, क्योंकि इनमें से निश्चित रूप से क्वेश्चन आते हैं। जैसे शून्य कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण की उत्पत्ति कीजिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्धायुकाल की गणना कीजिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायुकाल की गणना कीजिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण की उत्पत्ति कीजिए। शून्य और प्रथम कोटि, इन दोनों में आपको डेरिवेशन मिलेगा, जिसे आप अच्छे से लिख कर याद कर लेना। संगत सिद्धांत के मुख्य बिंदु लिखिए। तो संगत सिद्धांत, जिसे हम टक्कर सिद्धांत भी कहते हैं, इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या क्या है आपको याद रखना है। आरएनएस समीकरण लिखिए। एक छोटा प्रश्न आ सकता है जिसमें आपसे पूछेगा कि आरएनएस समीकरण बताइए, तो आपको केवल समीकरण याद रखना है। इसके अलावा छद्म एकाणु का अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इस अभिक्रिया को आपको समझाना होगा। तो अब हम चलते हैं अगले चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है डी और एफ ब्लॉक।
इस चैप्टर से छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, आपको याद रखना है। एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना है। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्वों की परिभाषा आपको याद रखना है। इसके अलावा लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में अंतर याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेंथेनॉइड आकुंचन किसे कहते हैं, ये भी एक सदाबहार प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम में आता है। क्रोमेट आयन की संरचना क्या है, डाइक्रोमेट आयन की संरचना बनाइए। मैग्नेट आयन और परमैग्नेट आयन की संरचना बनाइए। इनकी संरचनाओं पर छोटे प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना, आपको चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना आना चाहिए, नहीं आता है तो अच्छे से सीख लेना। आपको संकुल यौगिक या फिर कोई धनायन दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान बताइए। तो आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है उपसंयोजक यौगिक, जो 5 नंबर का चैप्टर है और इसके महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने है। आपको संकुल यौगिकों के सूत्र दिए जाते हैं और उन सूत्रों में केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को ज्ञात करना होता है। अगर ऑक्सीकरण अवस्था निकालना नहीं आता है तो अच्छे से सीख लेना, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर अक्सर छोटे प्रश्न बनते हैं और आते रहते हैं। एक और सदाबहार प्रश्न जो अक्सर आता है, आपको संकुल यौगिक का सूत्र दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका आयुपेसी नाम बताइए। तो आयुपेसी नाम कैसे लिखते हैं ये आप अच्छे से सीख लेना। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है संकुल की समावयवता। आपने इसका अध्ययन किया होगा। संकुल की समावयवता अलग अलग प्रकार की होती है। संरचनात्मक समावयवता, त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता 2 प्रकार की होती है, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। प्रश्न कैसा आएगा, तो आपको संकुल यौगिक का सूत्र या नाम दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसके ज्यामितीय समावयवी या प्रकाशिक समावयवी की संरचनाएं लिखिए। संरचनाएं पूछी जाती है। और इसी चैप्टर में लास्ट में 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वीबीटी और सीएफटी। वीबीटी मतलब संयोजकता आबंध सिद्धांत और सीएफटी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत। और इन दोनों सिद्धांतों पर बड़ा प्रश्न भी बनता है। आपको संकुल यौगिक का सूत्र दिया जाता है और पूछा जाता है कि यह प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय, सीएफटी सिद्धांत के द्वारा समझाइए, या फिर पूछा जाता है वीबीटी सिद्धांत द्वारा समझाइए। अगला टॉपिक है संकुल का रंग। संकुल के रंग पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे Ti+4 आयन रंगहीन होता है, क्यों होता है, कारण बताइए। या फिर कोई संकुल आपको दिया है और वह रंगीन है तो आपको उसके रंगीन होने का कारण बताना है। चैप्टर नंबर 6 से 9 तक इनको एक साथ देखते हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है नाम वाली अभिक्रियाएं। और इन अभिक्रियाओं पर हर साल प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं बता रहा हूँ जिनको अच्छे से याद रख लेना। नंबर 1 फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, श्वार्ट्ज अभिक्रिया, सेंडमायर अभिक्रिया। ये जो मैंने नाम बोले हैं इन पर प्रश्न भी इन्हीं के नाम से बनता है। जिससे प्रश्न बनता है फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझाइए। श्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या है, सेंडमायर अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। SN1 और SN2 अभिक्रिया एक सदाबहार महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोनों अभिक्रियाओं में अंतर पर प्रश्न बनता है, जैसे SN1 और SN2 अभिक्रिया में क्या अंतर है, या फिर आपसे पूछा जाता है कि SN1 की क्रियाविधि लिखिए, SN2 की क्रियाविधि लिखिए, या इनके उदाहरण पूछे जाते हैं। तो इन दोनों अभिक्रियाओं को आप अच्छे से समझ लेना और याद रख लेना। उड्स अभिक्रिया, उड्स फिटिक अभिक्रिया और फिटिक अभिक्रिया, ये तीनों अभिक्रियाएं, इन तीनों अभिक्रियाओं में कुछ समानताएं होती हैं, ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो इन तीनों को आप अच्छे से याद रखना। हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझाइए। क्यूमीन प्रक्रम क्या है, समझाइए। ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास परीक्षण पर प्रश्न इस तरह से बनता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने का परीक्षण लिखिए। और ल्यूकास परीक्षण एक महत्वपूर्ण परीक्षण है, इसे आप अच्छे से याद रखना। कोल्बे अभिक्रिया क्या है, कोल्बे अभिक्रिया को समझाइए। रायमर टीमान अभिक्रिया,
रायमंड टीमान अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, रायमंड टीमान अभिक्रिया को समझाइए। अगर आप पुराने पेपर देखेंगे तो इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया लिखिए, यह अभिक्रिया को समझाइए। ओजोनी अपघटन क्या है? रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया को समझाइए। स्टीफन अपचयन अभिक्रिया को समझाइए। इटार्ड अभिक्रिया लिखिए। गाटरमान कोक अभिक्रिया क्या है? क्लीमेंसन अपचयन, वोल्फ किश्नर अपचयन, टोलेन परीक्षण। टोलेन परीक्षण भी एक परीक्षण है जिसके द्वारा हम एल्डिहाइड का परीक्षण करते हैं, एल्डिहाइड का टेस्ट करते हैं, तो इस परीक्षण को आप याद रखना। इसी तरह से एक और है फैलिन परीक्षण। एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये लगभग हर साल ही आता रहता है, तो आप इसे अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसे समझने के बाद ही आप इसके उदाहरणों को लिख सकते हो, इसकी अभिक्रियाएं लिख सकते हो। एल्डोल संघनन से ही जुड़ा हुआ एक और संघनन है क्रॉस एल्डोल संघनन। केनिजारो अभिक्रिया लिखिए, केनिजारो अभिक्रिया को समझाइए, ये भी एक सदाबहार टॉपिक है जो लगभग हर साल आता रहता है। कोल्बे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, हेल फोलार्ड जेलस की अभिक्रिया, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया, होफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, कार्बिलैमिन अभिक्रिया समझाइए, कार्बिलैमिन एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया। सेंडमायर अभिक्रिया लिखिए, गाटरमान अभिक्रिया समझाइए, इन पर भी क्वेश्चन आते रहते हैं। युग्मन अभिक्रिया क्या है? युग्मन अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए, इसे भी आप अच्छे से याद रखना। इन अभिक्रियाओं के अलावा अल्कोहल और फिनॉल की अम्लीय प्रकृति पर तरह तरह के प्रश्न बनते हैं। इसी प्रकार एमीन की क्षारकता पर भी प्रश्न बनते हैं, एमीन की क्षारकीय प्रकृति। आइए देखते हैं अंतिम चैप्टर नंबर 10 जैव अणु, जो कि एक बहुत ही सरल चैप्टर है और यह चैप्टर आपको अच्छे नंबर दिला सकता है। तो इस चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने है। प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक संरचना को समझाइए। प्रोटीन की तीनों संरचनाएं आपको याद रखना है। डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है, एक छोटा प्रश्न है। डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज की आवर्त संरचना आपसे पूछ लिया जाएगा कि ग्लूकोज की आवर्त संरचना लिखिए, फ्रक्टोज की आवर्त संरचना लिखिए या सुक्रोज की आवर्त संरचना लिखिए, एक छोटा प्रश्न बनता है। प्रोटीन का विकृतीकरण समझाइए, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, इसे आप अच्छे से याद रख लेना। ज्विटर आयन किसे कहते हैं? ज्विटर आयन की संरचना बनाइए। आपने पढ़ा होगा अल्फा एमिनो अम्ल ज्विटर आयन बनाता है और उसकी संरचना भी आपने देखी होगी। विटामिन पर छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए, कौन से विटामिन जल में विलय हैं और कौन से विटामिन वसा में विलय हैं, ये आपको याद रखना है। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, तो डीएनए की संरचना का चित्र भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हमने केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर लिए हैं। पहले ही आपको बता दिया कि किस टाइप के प्रश्न बनते हैं और एग्जाम के अंदर वैसे ही आपको तैयारी करनी है, नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, आया कॉन्फिडेंस आपको? धन्यवाद।